हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश या गुप्तोत्तरकाल। ठीक है, तो ये सारे ही नाम जो हैं वो एक ही काल के हैं, एक ही वंश के हैं और जिसका समय है 647 ईस्वी तक। ठीक है, तो 647 ईस्वी तक जो गुप्त उत्तरकाल है या वर्धन वंश है, इसने शासन किया था भारत में। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि पहले सारा जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है उनको क्लियर करवा दीजिए, तो उसके बेस पे ही ये भी जो पूरा सीरीज़ चल रही है, ये भारतीय इतिहास की सीरीज अभी चल रही है, तो आप वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, सिर्फ पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं, वहीं से आगे गुप्त उत्तर काल पे बढ़ते हैं। और जो गुप्त उत्तर काल का जो वंश है वो है पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, जिसने कि भारत पर शासन किया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति स्वयं था, जिसके नाम पर इस वंश का नाम रखा गया। और पुष्यभूति की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? थानेश्वर में थी, जो अभी प्रेजेंट में हरियाणा में है। ठीक है, थानेश्वर एक स्थान है जो कि पुष्यभूति की राजधानी थी उस समय। फिर आएगा इसमें कि वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे समझा जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है, जो कि वर्धन वंश का ही एक शासक था। ठीक है, जिसको कि वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। फिर आएगा इसमें वर्धन वंश के किस शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज, ठीक है, ये दो उपाधियां धारण की थी, तो वो भी प्रभाकर वर्धन ने की थी। ठीक है, ये शासक था जिसने कि परम भट्टारक और महाराजाधिराज की ये दोनों उपाधियां धारण की थी। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन बनता है वो हर्षवर्धन पे बनता है, जो कि भारत का पुष्यभूति वंश का क्या था? शासक था। तो हर्षवर्धन का जो अग्रज भाई था राज्यवर्धन द्वितीय, तो इसकी हत्या किसने की थी? तो ये गोड़ नरेश शशांक ने की थी। ठीक है, गोड़ एक स्थान है जहाँ का जो शासक था वो शशांक था, गोड़ नरेश शशांक ने की थी इसकी हत्या। और पुष्यभूति वंश का भी जो प्रतापी राजा था वो हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन था सबसे प्रतापी राजा या प्रतापी शासक कहेंगे, और जिसने हत्या की थी राज्यवर्धन द्वितीय की शशांक ने। तो यह किस धर्म का अनुयायी था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। और शशांक ने किसको पराजित किया था युद्ध में? तो ये हर्षवर्धन को, या हर्ष कहेंगे शॉर्ट में, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था युद्ध में। अब जब हर्षवर्धन राजा बना या उसने शासन किया जब, तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये कन्नौज में बनाया था हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी। और हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था, वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? ये नर्मदा नदी के तट पे हुआ था, जिसमें कि हर्ष की पराजय हुई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने गुप्त काल में जो चीनी यात्री था, ठीक है, कौन था चीनी यात्री? कौन था जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा? वो था बौद्ध यात्री था फाहियान। ठीक है, तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। वैसे ही सेम क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वह बौद्ध यात्री फाहियान था। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग है। ठीक है, ये शासनकाल में ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के। ठीक है, हौ से याद रख सकते हैं, हौ से ह्वेनसांग, हौ से हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यहाँ पर 14 सालों तक वो रहा था। ठीक है, भारत में। और किस वजह से आया था इसको आगे हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि जो हर्षवर्धन है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य भी कहा जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग था वो किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। और हर्षवर्धन ने अपने दूत चीन भेजे। ठीक है, अपने दूत भेजे थे 641 ईस्वी में भेजे थे चीन में। फिर आएगा इसमें अगला क्वेश्चन कि ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया? ठीक है, तो बौद्ध धर्म को। ठीक है, ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, कह सकते हैं राज्याश्रय प्रदान किया था बौद्ध धर्म को। और हर्ष ने बौद्ध धर्म किस शाखा को अपनाया? तो ये महायान शाखा को अपनाया था। अब देखिए हर्ष का दरबारी कवि था, एक प्रसिद्ध कवि था बाणभट्ट। ठीक है, हर्ष का जो दरबारी कवि था जिसने किसकी रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, तो काफ़ी मुख्य प्रमुख रचना ये है बाणभट्ट की, हर्षचरित और कादम्बरी, जिसमें कि हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में है। फिर आएगा इसमें
प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? ठीक है, तो हर्षवर्धन भी स्वयं जो था कि ग्रंथ मतलब लिखने का उसको शौक था, तो उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और तथा नागानंद नामक जो संस्कृत नाटक थे, ठीक है, या ध्यान रखना कि संस्कृत नाटक ग्रंथ लिखे थे, तो ये हर्षवर्धन ने लिखे थे। इसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, तो ये भी हर्षवर्धन को कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, फिर है इसमें हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहे जाते थे? तो जो शासक हर्ष के अधीनस्थ थे, अंडर में थे, तो उनको महाराज अथवा महासामंत कहते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था, सचिव या आमत्य। फिर आएगा इसमें प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य किसमें विभक्त था? ठीक है, प्रशासन की सुविधा को बनाए रखने के लिए मतलब क्षेत्र को बांटा था प्रांतों में। ठीक है, अलग अलग प्रांतों में विभक्त किया गया था, जिससे कि जो प्रशासन है उसमें आसानी हो। और जो प्रांत थे उनको प्रांत नहीं कहा जाता था उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में, बल्कि क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और उन भुक्ति को भी, ठीक है, जिलों में विभाजन किया जाता था, अलग अलग जिलों में विभाजन किया जाता था छोटे छोटे। और उन जिलों के जो प्रधान होते थे उनको कहा जाता था विषयपति, उनको विषयपति कहा जाता था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल की बात हो रही है। फिर है प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? अब भुक्ति का भी शासक होता था जिसको कि राजस्थानी या उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। फिर आएगा इसमें हर्षचरित्र में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ? तो लोकपाल। ठीक है, प्रांतीय जो शासक थे उनको लोकपाल कहा जाता था। फिर आएगा इसमें नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? हर्षवर्धन जो काल था या वर्धन वंश था, तो उस समय ग्राम ही जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी शासन की। और जो ग्राम शासन का जो प्रधान होता था उसको ग्रामक्ष पटिलक कहते थे, ग्रामक्ष पटिलक कहते थे हर्षवर्धन काल के समय में, पुष्यभूति वंश के समय में या गुप्तोत्तर काल के समय में। ठीक है, ग्राम शासन का जो प्रधान होता था उसको ग्रामक्ष पटिलक कहते थे। तो उस समय देखिए पुलिस प्रशासन भी था, तो पुलिस प्रशासन का जो विभाग था तो उसको अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इनके अधिकारी को कहा जाता था दंडपासिक या दांडिक कहा जाता था। और अश्वत्थ सेना के अधिकारी भी होते थे, ठीक है, जो घोड़ों की देखरेख करते थे और उनके बारे में मतलब सारे कार्य करते थे घोड़ों को लेकर के। तो अश्वत्थ सेना के अधिकारी भी होते थे, उनको कहा जाता था बृहदेश्वर। ठीक है, बृहदेश्वर उनको कहा जाता था। और अन्य भी सेना थी, पैदल सेना। ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो जब जो पुराने शासक थे तो उनके पास घोड़े की एक अलग सेना होती थी, हाथियों की सेना भी होती थी, और साथ में कई लोग, कई हज़ारों की संख्या में पैदल सेना भी होती थी। और इन पैदल सेना जो होती थी वो किसी अधिकारी के अंडर में होती थी। ठीक है, तो इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। ठीक है, तो ये नाम से इनको, इन अधिकारियों का ये पद का नाम था वहाँ पर। ठीक है, वर्धन वंश में। फिर आएगा इसमें हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख है? तो देखिए काफ़ी डेवलप था वर्धन वंश, तो यहाँ पर सिंचाई के साधन भी थे। जैसे अभी वर्तमान में आप देखेंगे प्रेजेंट में कई जो साधन होते हैं ट्रैक्टर वगैरह, तो वैसे ही उस समय सिंचाई के साधन तुला यंत्र या जल पंप होता था, तुला यंत्र या जल पंप उसको कहा जाता था। फिर इसमें किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आएगा इसमें सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा जाता है? तो इस नाम से हर्षवर्धन को पुकारा जाता है या कहा जाता है। हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, तो उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ में हुआ था। ठीक है, बहन का नाम था राज्यश्री। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ठीक है, 647 ईस्वी तक रहा था जो वर्धन वंश से भारत में, तो 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी हर्षवर्धन ने अपने समय काल में, जब उसका शासन था। तो किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में करवाया था। फिर इसमें देखिए अगला इसमें क्वेश्चन ये है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो ये भी हर्षवर्धन ने किया था। और फिर है भारत में भीमसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है सीयू की रचना। ठीक है, सीयू की रचना जो कि भीमसांग की याद दिलाता है। ठीक है, ये ग्रंथ है सीयू की। फिर है किस चीनी यात्री
को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग के समनार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन 643 में कहाँ करवाया था? ठीक है, वेनसांग के समनार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने ये महासभा करवाई थी, तो ये कन्नौज में करवाई थी। ठीक है, 643 ईस्वी में ये 2 महासभा आयोजन करवाई थी। अब देखिए, कुंभ मेले का जो प्रारंभ है वो मतलब शुरू करने का श्रेय, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, जो कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है प्रयाग में, तो ये भी किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है श्रेय। ब्राह्मणों को दिए जाने वाला जो कर मुक्त भूमि अनुदान है उसको क्या कहा जाता था वर्धन वंश में? तो इसको अग्रहार कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला जो कर मुक्त भूमि अनुदान था, ठीक है, जिसमें भूमि दान दी जाती थी लेकिन वो उसमें कोई कर नहीं लगता था, कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, उसको अग्रहार कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को मतलब अनुदान दी जाती थी, गिफ्ट के तौर पे दी जाती थी। फिर है इसमें दक्षिण भारत के संदर्भ में एरिपन का अर्थ क्या होता है? तो ये जलाशय की भूमि को एरिपन कहा जाता है दक्षिण भारत में। फिर हर्ष काल के समय में जो भू राजस्व की सीमा थी वो क्या थी? तो ये थी 1/6 से 1/10। ठीक है, जो भू राजस्व की सीमा होती थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्धन वंश के गुप्त उत्तर काल के। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।